हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग के लास्ट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में बता दिया था, प्लस साथ में हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को भी हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद देखिए उसका जो सक्सेसिव टॉपिक है आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी है ना। ये भी एक मॉलिक्यूल में बॉन्ड फॉर्मेशन को बताता है, साथ में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए आज का जो हमारा हेडिंग है, आज का विंडो है वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी का, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, जिसको शॉर्ट में हम एमओटी बोलते हैं। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एमओटी। देखिए सबसे पहले मैं इसके मेन फीचर्स की बात कर लूं तो सबसे पहला पॉइंट इसका क्या कहना है, जैसे कि एटम्स के पास एटॉमिक ऑर्बिटल होता है वैसे ही मॉलिक्यूल्स के पास क्या होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। ध्यान दीजिएगा, जब एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए तो सिंपल सा ये बोलता क्या है कि उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी आपस में कंबाइन हो जाते हैं। ठीक है, जब एटम्स कंबाइन होते हैं मॉलिक्यूल बनाने के लिए तो उनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी क्या हो जाते हैं, आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी क्या हो जाते हैं, आपस में कंबाइन हो जाते हैं और वो क्या बना देते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना देते हैं। तो एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, जैसे एटम्स के इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल में, वैसे ही मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट होंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। सिंपल सा है ना। पहला पॉइंट मैंने क्या बोला, एटम्स के पास जस्ट लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, वैसे ही मॉलिक्यूल्स के पास क्या होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। एटम्स के इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल में रहते हैं, मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में रहते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता कैसे है, एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से। ठीक है, अब सारे एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसा नहीं है कि आपस में कंबाइन हो सकते हैं, वही एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन हो सकते हैं जिनकी एक प्रॉपर ओरिएंटेशन है और एक प्रॉपर एनर्जी है। ठीक है, जैसे एक एटम का 1s दूसरे एटम के 1s से ही कंबाइन होगा, एक एटम का 2s दूसरे के 2s से ही कंबाइन होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना देता है। जब भी एटम्स मिलते हैं तो उनके जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उसमें से वही एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होंगे जिनका की शेप इक्विवेलेंट है और जिनकी एनर्जी भी आपस में सेम है। लाइक एक एटम का 1s दूसरे के 1s से ही कंबाइन होगा, एक का 2s दूसरे के 2s से कंबाइन होगा, एक का 2px दूसरे के 2px से कंबाइन होगा, एक का 2py दूसरे के 2py से, एक का 2pz दूसरे के 2pz से कंबाइन होगा। बात समझ में आ रही है। दूसरी चीज देखिए, जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी बनते हैं। ठीक है, जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, लाइक दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन हुए तो उतने नंबर में ही क्या बनेंगे, दो ही क्या बनने वाले हैं, वहां पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने वाले हैं। ठीक है, क्लियर। तीसरा पॉइंट ध्यान दीजिएगा, एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, जो कि एटॉमिक ऑर्बिटल में होते हैं, वो ओनली एक न्यूक्लियस के ही इन्फ्लुएंस में होते हैं। ठीक है, एटम्स के जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस में होते हैं, केवल एक ही न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होते हैं, जबकि मॉलिक्यूल्स के जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक से ज्यादा न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होते हैं। वो डिपेंड करेगा वो मॉलिक्यूल कितने एटम से मिलके बना हुआ है। अगर लाइक दो एटम से मिलके एक मॉलिक्यूल बना हुआ है तो उसके जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उन दोनों एटम्स के न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होंगे। तो सिंपल सी बात, एटॉमिक ऑर्बिटल का जो भी इलेक्ट्रॉन होता है वो एक न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होता है, मतलब मोनोसेंट्रिक होता है। ठीक है, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है वो एक से ज्यादा
न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होता है, मतलब वो एक तरीके से पॉलीसेंट्रिक होता है। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फोर्थ पॉइंट क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल के मिलने से हमने कहा ठीक है चलो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। अब उसमें भी दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, एक को बोलते हैं हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या शॉर्ट में बोलूं मैं बीएमओ, और दूसरे को बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, शॉर्ट में जिसको हम बोलते हैं एबीएमओ। तो देखिए दो एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में मिलते हैं तो हमने कहा दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। ठीक है, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं और उसमें से एक कहा जाता है बीएमओ, दूसरा कहा जाता है एबीएमओ। बीएमओ मींस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एबीएमओ मींस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उसमें से देखिए जो बीएमओ होता है उसकी एनर्जी कम होती है और जो एबीएमओ होता है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक है, बीएमओ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होता है, उसकी एनर्जी कम होती है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एबीएमओ, ठीक है, वो अनस्टेबल होता है एज कंपेयर टू बीएमओ, उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। तो पहले जो भी इलेक्ट्रॉन फिल होना चाहता है, अगर मॉलिक्यूल में हम इलेक्ट्रॉन को फिल कर रहे हैं तो जो भी इलेक्ट्रॉन फिल होगा तो पहले वो बीएमओ में जाके बैठना चाहता है, फिर जब वो फिल हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन एबीएमओ में जाएगा। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखिए उसको समझते कैसे हैं। एक हमारे पास सिंपल सा रूल है LCAO का रूल, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को समझाने का एक सिंपल सा तरीका है कि जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनका आप सिंपल सा लीनियर कॉम्बिनेशन कर दो। लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, आइदर एडिशन कर दो और सब्ट्रैक्शन कर दो। ठीक है, अब सपोज करिए हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन के वेव हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को भाई पीछे हमने वेव नेचर का कंसीडर ही किया श्रोडिंगर के, ठीक है, थियरी में। तो हमने कहा ये एक इलेक्ट्रॉन का वेव है, ये एक दूसरा इलेक्ट्रॉन का वेव है। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन्स के अलग अलग वेव हैं, या बोलो तो दो ऑर्बिटल्स के अलग अलग वेव है। ठीक है, इसमें एक का जो एम्पलीट्यूड है वो शाई ए है और दूसरे का एम्पलीट्यूड वो शाई बी है। इलेक्ट्रॉन की वेव का एम्पलीट्यूड हमने पीछे शाई से कंसीडर किया था, तो एक इलेक्ट्रॉन की वेव का एम्पलीट्यूड शाई ए है, दूसरे इलेक्ट्रॉन की वेव का एम्पलीट्यूड शाई बी है। तो कहता क्या है, जो बीएमओ बनता है, बीएमओ बनता है वो कैसे बनता है, वो शाई ए प्लस शाई बी से बनता है, शाई ए प्लस शाई बी। मतलब दो वेव्स आपस में ऐड हुई हैं। ठीक है, दो वेव्स का एडिशन हुआ है, इलेक्ट्रॉन की दो वेव्स थी उनका एडिशन हुआ है, उनके जो भी वेव फंक्शन थे शाई ए और शाई बी उनका एडिशन हुआ है, तो उससे बनता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसी को आगे हम टेक्निकल टर्म में बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर दो वेव्स सेम फेज में आपस में मिलती हैं तो उनका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है, देखिए दो वेव्स अगर सेम फेज में मिलती हैं, ठीक है, सेम फेज का मतलब ये थीटा सेम है। ठीक है, ये साई ए साई बी भी सपोज करो सेम है। ठीक है, वो साई ए साई बी की वैल्यू सेम होगी तो ये थीटा भी सेम होगा। ठीक है, तो यहां से कहता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ये एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। ठीक है, ये जो एम्पलीट्यूड होता है ये बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसमें क्या हुआ है, शाई ए प्लस शाई बी, और इससे जो हमारा ऑर्बिटल बनता है इसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो शाई ए प्लस शाई बी से बनता है बीएमओ। और ये कब होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जब दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रॉन की वेव्स हैं वो क्या हो, सेम फेज में होनी चाहिए। ये जो वेव्स हैं वो किस में हैं, ये सेम फेज में है। यही वेव्स देखिए आउट ऑफ फेज होते हैं तो उसका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब क्या, सपोज करिए दो वेव्स हैं हमारे पास
और वो आउट ऑफ फेज है, लाइक एक ये वेव है और एक दूसरा वेव ये है, ये देखिए दोनों वेव्स आउट ऑफ फेज है ना। ये देखिए स्टार्टिंग पोजीशन ध्यान दीजिए, ठीक है, स्टार्टिंग पोजीशन आउट ऑफ फेज वेव्स है। तो जब इनका इंटरफेरेंस होता है, आउट ऑफ फेज वेव्स का इंटरफेरेंस होता है, तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है ना, इसमें एम्पलीट्यूड बहुत ही कम हो जाएगा या जीरो हो जाएगा। सपोज करिए दोनों का एम्पलीट्यूड सेम था और ये आउट ऑफ फेज मिले हुए हैं, एक का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ से मिला हुआ है, तो यहाँ पे कोई भी वेव आगे देखने को मिलेगी नहीं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बात समझ रहे हैं? तो इससे बनता है एक्चुअली में ABMO, ठीक है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल। इसको दिखाते कैसे हैं, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है जो कि Ψa माइनस Ψb होता है, ठीक है। तो ये दो तरह के ऑर्बिटल्स की मैं बात कर रहा था कि Ψa प्लस Ψb होता है तो उससे BMO बनता है, और Ψa माइनस Ψb होता है तो उससे क्या बनता है, ABMO बनता है। ये ज्यादा स्टेबल होता है, मोर स्टेबल होता है, मोर स्टेबल, और जो ज्यादा स्टेबल है ऑब्वियस सी बात है उसकी लेस एनर्जी होगी, ठीक है, लेसर एनर्जी एज कंपेयर टू ABMO। तो इसकी एनर्जी लेस होती है और ये ज्यादा स्टेबल माना जाता है, जबकि ये जो है ये लेस स्टेबल होता है, ये मोर स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है, और इसकी एनर्जी एज कंपेयर टू BMO ज्यादा होती है, मोर एनर्जी, ठीक है। बात समझ रहे हैं? ये है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट है एक्चुअली में, इलेक्ट्रॉन की दो वेव्स आपस में आके मिली, ठीक है, उनका एक बार कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दूसरी तरफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से BMO बना, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से ABMO बना। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है, जब वेव्स सेम फेज में मिलती हैं। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होता है जब वेव्स आउट ऑफ फेज मिलती हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अब देखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने का सिस्टम क्या है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, वो हमें यहां पे देखना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए दो तरह के अलग अलग सिस्टम है। अगर किसी भी मॉलिक्यूल में, वैसे मैं पहले बता दूं हमें यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कितने तक के लिए पढ़नी है, 20 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। जैसे H2 मॉलिक्यूल ले लूं, O2 मॉलिक्यूल ले लूं, F2 मॉलिक्यूल ले लूं, C2 मॉलिक्यूल ले लूं, ठीक है। इन सब में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 20 और 20 से लेस है। तो हमें यहाँ पे जो भी MOT करना है वो 20 या 20 से लेस वालों के लिए करना है। उसमें भी देखिए दो तरह के सिस्टम्स हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन लेस देन और इक्वल टू 14 के लिए, और एक इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14 के लिए, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता रहा हूं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर इलेक्ट्रॉन लेस देन और इक्वल टू 14, ठीक है। समझिएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए दो एटम्स आए, एक एटम का ऑर्बिटल मैं इस साइड में बनाऊंगा, दूसरे एटम का ऑर्बिटल मैं इधर को बनाऊंगा, और उन दोनों के मिलने से जो भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वो बीच में बनाऊंगा, ठीक है। सपोज करिए कोई एटम इधर आया, एक कोई दूसरा एटम इधर आया, ठीक है। इसके पास 1s ऑर्बिटल था, 1s ऑर्बिटल था, ठीक है। इस एटम का 1s ऑर्बिटल था, ठीक है, और इस एटम के पास भी क्या था, 1s ऑर्बिटल था। तो जब ये दोनों एटम्स आपस में कंबाइन हुए तो 1s ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन हो गए, और इनके कंबाइन होने से देखिए दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन गए, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन गए। ये देखिए जो बीच में हम बना रहे हैं वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिले तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए, ठीक है। एक को हमने BMO बोला था, एक को हमने ABMO बोला था। तो ध्यान दीजिएगा ये एक्चुअली एनर्जी के एक्सिस पे हम दिखा रहे हैं,
ये इधर की तरफ एनर्जी का सीक्वेंस है, मतलब लोअर एनर्जी, फिर उसके अपर एनर्जी, फिर उसके अपर एनर्जी। तो इधर ये वाले एक्सिस पे हम एक तरीके से एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नीचे से ऊपर को एनर्जी बढ़ रही है। तो देखिए होता क्या है, 1s के मिलने से दो ऑर्बिटल बने, एक BMO एक ABMO। BMO वाले को क्या लिखते हैं, सिग्मा 1s, और ABMO को सिग्मा स्टार 1s। ध्यान दीजिएगा, BMO में स्टार नहीं लगाते हैं, ABMO में स्टार लगाते हैं। स्टार से आपको पता चलता है कि ये ABMO है, एंटी बॉन्डिंग वाला है। ठीक है, ये बिना स्टार वाला कौन सा है, ये बॉन्डिंग वाला है। तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिले, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, एक BMO दूसरा ABMO। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये मॉलिक्यूल्स के ऑर्बिटल हैं, ये दोनों एटम्स के ऑर्बिटल थे। एटम्स कंबाइन हुए तो उनके एटॉमिक ऑर्बिटल भी कंबाइन हो गए। ऐसे देखिए, इसके पास 2s रहा होगा, इसके पास 2s एटॉमिक ऑर्बिटल रहा होगा, इसके पास भी 2s रहा होगा। तो देखिए 2s के मिलने से फिर से दो बनेंगे, एक BMO दूसरा ABMO। ठीक है, ऐसा होगा, ये हो गया एक BMO और दूसरा ABMO। ठीक है, BMO हमेशा नीचे होगा, ABMO ऊपर होगा, क्योंकि इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज्यादा है। अब ध्यान दीजिए, 2s मिला तो मैं क्या लिखूंगा, सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s। अच्छा, सिग्मा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देखिए जब भी s ऑर्बिटल्स आपस में मिलते हैं तो हमेशा उसको हेड ऑन बोलते हैं। पीछे मैंने आपको बताया हुआ है सिग्मा और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड में क्या होता था, ऑर्बिटल्स हेड ऑन ओवरलैप करते थे, और पाई बॉन्ड में क्या होता था, ऑर्बिटल्स साइड वाइज ओवरलैप करते थे। और मैंने आपको पीछे बताया था s हमेशा क्या करता है, जो s ऑर्बिटल है वो ऑलवेज हेड ऑन ओवरलैप करता है, कभी भी s साइड वाइज नहीं करता। तो इसीलिए s ऑर्बिटल के मिलने से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है सबको सिग्मा करके लिखते हैं, क्योंकि s ऑर्बिटल हमेशा कैसा कोलाइड करेगा, हेड ऑन कोलाइड करता है। ठीक है, अब देखिए p की बात करें, इसके पास 2p ऑर्बिटल होगा, इसके पास भी 2p ऑर्बिटल होगा। ठीक है, दोनों के पास 2p भी होंगे भाई। अब उसमें भी ध्यान दीजिए, px होगा, py होगा, pz होगा, है ना भाई। 2px होगा, 2py होगा, 2pz होगा। p में भी तो तीन होते हैं, px py pz, और इसमें भी वही है, px है, py है, pz है। ठीक है, तो देखिए जब भी z कंबाइन होगा तो z से होगा, ओरिएंटेशन सही होना चाहिए। x कंबाइन होगा तो x से होगा, y कंबाइन होगा तो y से होगा। py हमेशा py से, px हमेशा px से, pz हमेशा pz से कंबाइन होता है। बात समझ में आ रही है। अब एक चीज याद रखिएगा, ये जो ऑर्बिटल है जो हम इस तरीके से बनाते हैं, ये नॉर्मली जो कन्वेंशन है इसको हम pz मानते हैं, ये pz होता है आपका। और pz हमेशा कैसा करता है, हेड ऑन। pz हमेशा हेड ऑन करता है, ठीक है ना। तो pz अगर कर रहा है तो उससे सिग्मा वाला बनेगा, लेकिन अगर px कर रहा है, px ये वाला है, px ये वाला है, तो px करेगा तो इससे कौन सा बनेगा, पाई, क्योंकि साइड वाइज करेगा। और ऐसे py करेगा, ऐसे py और py आपस में करेगा कोलाइड। ठीक है, py, तो इससे भी कौन सा बनेगा, पाई बनेगा। तो px के मिलने से पाई बनेगा, py के मिलने से पाई बनेगा, pz के मिलने से कौन सा बनेगा, सिग्मा। ठीक है, आपको याद होना चाहिए, पीछे ये बताया गया है आपको सिग्मा और पाई के फॉर्मेशन में। ठीक है, तो यहां देखिए क्या होता है, जब px और py मिलते हैं तो पहले उनके दो बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनते हैं, जिसको बोलते हैं पाई 2px, पाई 2py। पाई क्यों लगा रहे हैं आप समझ गए होंगे, px और py हमेशा साइड वाइज करेंगे। फिर pz करेगा तो उसका सिग्मा 2pz बनेगा, उसमें सिग्मा लगाएंगे, वो भी समझ गए होंगे आप सिग्मा क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि pz हेड ऑन करेगा। अब ये हो गया तीन बॉन्डिंग, इनके एंटी बॉन्डिंग भी तो होंगे। तो जैसे ये पाई 2px है, पाई 2py है, वैसे पाई स्टार 2px होगा और पाई स्टार 2py होगा। और सिग्मा 2pz का एंटी बॉन्डिंग क्या होगा, सिग्मा स्टार 2pz। ये 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिले थे और उससे देखिए 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए। ठीक है, 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स के मिलने से क्या हुआ, 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स यहां पे फॉर्म हुए हैं। बात समझ में आ रही है।
6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स के मिलने से 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपस में बने हुए हैं। इसको थोड़ा ऊपर बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये 2p था, इसमें px py pz थे, 2px 2py 2pz। क्लियर। तो ऐसे कभी भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। अब देखिए इसमें जब भी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी होगी, अब सपोज करिए किसी मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, तो आप सारे वो प्रिंसिपल फॉलो करेंगे जो पीछे एटॉमिक ऑर्बिटल में करते थे। सेकंड चैप्टर में आपने पढ़ा है हुंड का प्रिंसिपल, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, है ना, वो सारे यहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं। जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में हुंड, पाउली, ऑफ-बाउ के रूल थे वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। और एनर्जी का सीक्वेंस ये है किसके लिए, फॉर इलेक्ट्रॉन लेस देन और इक्वल टू 14 के लिए, ध्यान रखिएगा, फॉर इलेक्ट्रॉन लेस देन और इक्वल टू 14 के लिए है। जैसे अब सपोज करो ये जो एटम था वो मेरे पास नाइट्रोजन होता, ये नाइट्रोजन होता, ये नाइट्रोजन होता, तो दोनों नाइट्रोजन को मिलाने पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते, 14। ये 7 इलेक्ट्रॉन रखता, ये 7 इलेक्ट्रॉन, मैं एक फिल करके दिखा देता हूं आपको। तो 14 इलेक्ट्रॉन आपको फिल करने हैं ये सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें आ जाएंगे, 2 2 4 2 6 2 8, 8 के बाद देखिए 9th इसमें जाएगा। अब 10th यहां नहीं जाएगा, 10th पहले उसमें जाएगा, है ना, आपको याद होगा पीछे एटॉमिक ऑर्बिटल्स का रूल, ठीक है, हुंड की मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तब तक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी जब तक इलेक्ट्रॉन क्या ना हो जाए, सिंगली फिल्ड ना हो जाए हर एक ऑर्बिटल में, है ना, उस सब शेल के, ठीक है। तो 2 इसमें हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12 13 14। ये देखिए आपके टोटल नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल कर दिए, 14 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें भी देखिए 2 तरह के इलेक्ट्रॉन बोले जाएंगे, जो बिना स्टार वाले में होंगे उनको बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोला जाएगा, Nb, और जो स्टार वाले में होंगे उनको एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोला जाएगा, Na। ये भी ध्यान दीजिएगा, Nb और Na, ठीक है। Na एंटी बॉन्डिंग वाला है, Nb बॉन्डिंग वाला है। Nb इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, Na नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और Na नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे यहां पे पूछे कितने बॉन्डिंग कितने एंटी बॉन्डिंग, इसका यूज आगे आएगा, अगले लेक्चर में बताऊंगा मैं यूज क्या है, ठीक है। 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ठीक है। यहाँ पे देखिए Nb जो था वो 10 था, 10 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन थे, और Na क्या था, वो 4 था। देखिए अब स्टार वालों में, यहाँ पे स्टार वाले में 2 है, यहाँ पे स्टार वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो Na 4 था, ठीक है। तो ये Nb और Na की वैल्यू है। इसकी हेल्प से अगले लेक्चर में हम बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सिस्टम किसके लिए है, इलेक्ट्रॉन लेस देन और इक्वल टू 14 के लिए। जैसे नाइट्रोजन के पास कितने थे, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन थे N2 के पास। तो बाकी की बातें हम करते हैं इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14 के लिए, और साथ में बहुत सारे हमें यहाँ पे कैलकुलेशंस वाले पोर्शन को भी कवर करना है, तो वो सब हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।